नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे मुद्दे पे जिस पे कि आज पूरे देश की मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे खास करके ये मुद्दा छाया रहा कि हिंडनबर्ग ने फिर नया बम फोड़ दिया और स्थिति बहुत गंभीर कर दी, क्योंकि सेबी की प्रमुख को उन्होंने उसमें घसीट लिया। अब ऐसी स्थिति में बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे अगर सेबी ने कोई इस तरह की चीजें की हैं। हो सकता है कि वो गलत हो घटना, हिंडनबर्ग अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहा हो। प्रधानमंत्री जी इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर निकल के आई है वो सीएजी की रिपोर्ट से निकल के आई है, जिसमें वित्तीय कुप्रबंधन के कारण रेलवे को 2604.4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मतलब अनियमितता है ये वित्तीय, यानी फंड को सही तरीके से वो नहीं करने की वजह से 2021-22 के ऑडिट में ये निष्कर्ष निकाला गया है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा, उधर चाइना है। चाइना ने बॉर्डर पर जो है गांव ही बसा दिया है, 170 गांव बसा डाला है। 22,000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के लिए साजिशों का नया ड्रैगन मॉडल बनाया है, जिसमें 170 से ज्यादा नए चीनी गांवों को बॉर्डर पे बसाया गया है। एक तो ये स्थिति हो गई, और तीसरी स्थिति आपके सामने है हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट। तो हम लोग इसी पे आज चर्चा करेंगे। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साथियों, आप लोगों को बताना ये चाहते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री खुद ही देश की सारी प्रमुख जो मुद्दे हैं उसको लेके इतने चिंतित हैं, इतने परेशान हैं, वो उस पे काम करने में लगे हुए हैं। और बीच बीच में इस तरह की चीजें आ जाती हैं कि कहीं जो है सीएजी रिपोर्ट निकाल देता है कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया। जो घाटा हुआ वो एक तरीके से घोटाला कहा जाएगा। फिर उधर जो है खबर आ जाती है कि चाइना ने बॉर्डर पे जो है गांव बसा लिया। एक दो नहीं, 170 गांव कई हजार किलोमीटर के एरिया पे। वो जो बची कुची कसर थी, उसके बाद उन्होंने हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट डाल दी कि सेबी की जो प्रमुख हैं वो ही उसमें लिप्त हैं, उन्हीं के अकाउंट हैं वो उसमें, जिसको लेकर कल सेबी ने अपना अकाउंट भी जो है लॉक कर दिया था ट्विटर का। और उसके बाद जो ये सारी चीजें सामने निकल के आती हैं तो बाद में समझ में ये आता है कि लीजिए साहब, अब जो है वो उसमें पीछे से विपक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश साहब ने उठा करके जो है सवाल कर दिया सरकार से। प्रधानमंत्री जी आखिर करें तो क्या करें। वो युवाओं की बेरोजगारी से लड़ें, कि महिलाओं पे होने वाले अत्याचार पे लड़ें, कि वो महंगाई से लड़ें, कि वो किन चीजों से लड़ें। वो पहले तो देश के मुद्दों को देख रहे हैं और वहां बीच में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ये सारी घटनाएं आपको हम बताते हैं। तो जो कैग ने जो रिपोर्ट दी है, बहुत शॉर्ट रिपोर्ट आपको हम देंगे, ताकि बहुत ज्यादा इस पे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आराम से आप लोग सुनिए, सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री जी हैं वो सारी चीजों को पूछ रहे हैं, सारी चीजों को देख रेख कर रहे हैं, सारी चीजों को जो है व्यवस्थित तरीके से करने के लिए वो सारी चीजों को कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पिछले बार आपने देखा ही जिस तरीके से नेता विपक्ष जो आज हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने सदन में ही पूछ लिया कि अडानी जी का रिश्ता क्या है। आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आपको ये वीडियो भी दिखा देता हूँ। ये वीडियो आप लोग देख लें। तो पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम आपको सारी चीजें बहुत शॉर्ट में बता देते हैं, क्योंकि इसमें टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस आप लोग सुन लें और उस पर विचार करें बस। बाकी प्रधानमंत्री जी हैं वो सारी चीजें व्यवस्थित कर रहे हैं। कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं,
इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए प्लीज माननीय सदस्य, पब्लिक में सर। साथियों, आप लोगों ने सुन लिया उनकी ये रिपोर्ट। इस वीडियो में आपने देखा कि राहुल गांधी जी किस तरीके से जो है सवाल पूछ रहे हैं सदन में कि ये भी अडानी जी का, वो भी अडानी जी का, वो भी अडानी जी को दे दिया गया। और सर, देश के लोग पूछ रहे हैं कि बताइए अडानी जी से प्रधानमंत्री के रिश्ते क्या हैं। बताइए, ये कोई सवाल होता है कि पूछने वाला? और अगर पूछ ही लिया था तो प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल जवाब दे ही देंगे। उनके पास जैसे ही समय निकलेगा वो 100% जवाब दे देंगे। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है और आगे चल करके सब कुछ व्यवस्थित ही रहने वाला है। साथियों, सीएजी रिपोर्ट में वित्तीय कुप्रबंधन के कारण रेलवे को 2604.4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कैग की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021-22 के ऑडिट निष्कर्षों के साथ साथ पिछले वर्षों के कुछ मुद्दे भी शामिल हैं जो पहले की रिपोर्ट में शामिल नहीं थे, वो इसमें आ गए हैं। ये 9 अगस्त को ये रिपोर्ट कैग ने पब्लिक की है। अब इसके बाद आपको बताते हैं, हम बस छोटा छोटा आपको बताएंगे ताकि आपका दिल लगा रहे और आप जो है आसानी से हर चीज के बारे में जानकारी भी हो जाए और टेंशन भी ना लें आप। कि भारत समेत 9 देशों के बॉर्डर पे चीन ने बसा दिए 170 गांव। और ये जो खबर दी है वो न्यूयॉर्क टाइम्स और दैनिक भास्कर ने मिलकर के ये साझा किया ये न्यूज़, जिसमें कहा गया है चीन ने भारत समेत 9 देशों में लगभग 22,000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के लिए साजिशों का नया ड्रैगन मॉडल बनाया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पिछले 8 साल के दौरान सुरक्षा प्रोडक्ट के नाम पर 170 से ज्यादा नए चीनी गांवों को बॉर्डर पर बसाया गया है। चीन की सेना यहां रहने वाले ग्रामीणों को अपने मुखबिर के तौर पे इस्तेमाल करती है। ये ग्रामीण असल में सेना के खुफिया सूचनाएं देते हैं। ज़्यादातर गांवों में सेना से रिटायर लोगों को बसाया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और प्लेनेट लैब्स ने 5 साल तक चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सैकड़ों सैटेलाइट फोटो का अध्ययन किया, जिसमें सरकार 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसे इन गांवों के लोगों को गश्त के लिए हर महीने 21,000 रुपया दे रही है। प्रत्येक परिवार को यहां बसने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपया और याक दिए जाते हैं। ये मंगोलिया से लेकर मध्य एशिया एलसी वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल होकर दक्षिणी छोर में वियतनाम तक चीन के इन गांवों में बसावट पाई है। इन गांवों में रोड और इंटरनेट भी चालू किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में चीन के गांवों की संख्या 500 तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की ब्रांडेड वाइब्रेंट विलेज स्कीम, भारत ने एलएसी पर वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की है। चाइना एक्सपर्ट ब्रायन हार्ट के अनुसार इस स्कीम में भारत नए गांवों को नहीं बसा रहा, पहले से बसे गांवों को पुनरुद्धार किया जा रहा है। तो ये तो हो गई चाइना की, हमने बहुत छोटे में आपको इसको बता दिया। अब आपको हम बता देते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या आई है। हिंडनबर्ग ने सेबी की चीफ को लपेटा। सेबी अध्यक्ष माधवी और उनके पति की अडानी के ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी। पंजाब केसरी ने इसको छापा है नई दिल्ली से। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ एक नया हमला किया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सेबी की अध्यक्ष बुच और उनके पति के पास कथित अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग ने अडानी पर अपनी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में कहा, आईआईएफएल में एक प्रधान के हस्ताक्षर वाले फंड की घोषणा में कहा गया कि निवेश का स्रोत वेतन है और दंपति को कुल संपत्ति का 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि हजारों मुख्य धारा के प्रतिष्ठित
भारतीय म्यूचुअल फंड उत्पादों के होने के बावजूद एक उद्योग जिसका अब वह विनियमन करने के लिए जिम्मेदार है। सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति के पास अल्प संपत्तियों के साथ एक बहुराष्ट्रीय ऑफशोर फंड संरचना सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की है। पिछले रिपोर्ट के 18 महीने के बाद एक ब्लॉग स्पोर्ट में आरोप लगाया सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर सेल संस्थानों के कथित शॉर्ट सेलर ने विसल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति के पास अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। कथित तौर पर समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंडों को नियंत्रण करते थे। हिंडनबर्ग का आरोप है कि इन फंडों का इस्तेमाल धन की हेराफेरी करने और समूह के शेयरों की कीमत बढ़ाने के लिए किया गया था। ऐसे फंड जो विदेशी बाजारों में निवेश करते हैं उन्हें ऑफशोर फंड कहते हैं। इन्हें विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय फेड भी कहते हैं। हिंडनबर्ग ने कहा कि इस परिसंपत्तियां ज्ञात उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरती थी, जिसे देखरेख घोटाले से कथित तौर पर जुड़ी एक कंपनी करती थी। यह वही इकाई है जिसे अडानी के निदेशक चलाते थे और जिसका विनोद अडानी द्वारा कथित अडानी नकदी हेरफेर मामले में उनका मामला उसमें जुड़ा हुआ था। तो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ये जो है आरोप लगाया है। अब वहीं पर विपक्ष के नेता हैं जयराम रमेश साहब, जो कि सांसद हैं और महासचिव हैं संचार एआईसीसी के, एआईसीसी मतलब कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने एक सवाल किया है लेटर लिख करके, और ये इन्होंने 10 तारीख को सवाल किया था कि अडानी मेगासेस की जांच करने में सेबी की अजीब अनिच्छा को लंबे समय से नोट किया गया है, न कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति द्वारा। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सेबी ने 2018 में विदेशी फंड के अंतिम लाभकारी यानी वास्तविक स्वामित्व से संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कमजोर कर दिया था और 2019 में पूरी तरह से हटा दिया था। विशेषज्ञ समिति के अनुसार इसने उसके साथ इस हद तक बांध दिए थे कि प्रतिभूति बाजार नियामक को गलत काम का संदेह है, लेकिन साथ ही संबंधित नियमों में विभिन्न शर्तों का अनुपालन भी होता है। यही वह द्वंद्व है जिसके कारण सेबी को दुनिया भर में कोई नुकसान नहीं हुआ। जनता के दबाव में अडानी घोड़े के फंसाने के बाद सेबी के बोर्ड ने 28 जून 2023 को सख्त रिपोर्टिंग नियमों को फिर से लागू किया। इससे 25 अगस्त 2023 को विशेषज्ञ समिति को बताया कि वह 13 संदिग्ध लेन देन की जांच कर रहा था, फिर भी जांच कभी सफल नहीं हुई। हिंडनबर्ग रिसर्च के खुलासे से पता चलता है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति ने उसी बरमूडा और मॉरिशस स्थित ऑफशोर फंड में निवेश किया था जिसमें विनोद अडानी और उनके करीबी सहयोगियों चांग चुंग लिंग और नासिर अली सहबान अहली ने ओवरकम से अर्जित धन का निवेश किया था। बिजली उपकरणों का चालान माना जाता है कि इस फंडों का इस्तेमाल सेबी नियमों का उल्लंघन करके अडानी समूह की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भी किया गया था। यह चौंकाने वाली बात है कि बुच की इन्हीं फंडों में वित्तीय हिस्सेदारी होगी। इसे सेबी अध्यक्ष बनाने के तुरंत बाद सुश्री बुच के साथ गौतम अडानी की 2022 की 2 बैठकों के बारे में नए सवाल उठते हैं। याद दिला दें कि कथित तौर पर सेबी उस समय अडानी लेन देन की जांच कर रहा था। अडानी की सेबी जांच में हितों के सभी टकराव को खत्म करने के लिए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तथ्य यह है कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की प्रतीत होने वाली मिलीभगत को केवल अडानी मेगा स्कैम की पूरी गुंजाइश की जांच के लिए जेपीसी का गठन करके ही हल किया जा सकता है। तो जयराम रमेश जी ने कहा है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए और उसका गठन होने पर ही इसका निदान हो सकता है।
तो अब बताइए, ऐसे हालत में जब प्रधानमंत्री जी सारी चीज़ों पे लगे हुए हैं, देश के बुनियादी मुद्दों पे काम करने में लगे हुए हैं, उस पर अगर विपक्ष भी आ जाएगा, इसमें कई घोटाले भी आ जाएंगे, कैग की रिपोर्ट भी आ जाएगी, फिर उसके बाद जो है चाइना का बॉर्डर का भी मामला आ जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी क्या क्या करेंगे? ये एक सवाल है, ये आप लोगों को सोचना है और विचार करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।